हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मजे में हैं। और आई होप कि जो टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स में, वर्क डन के बारे में और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, वो टॉपिक आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में दिए थे, वो क्वेश्चंस भी आपके सारे सॉल्व हो गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन थे, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, आगे मोस्टली वही यूज होगा आपके। दो चीजें आपके बहुत यूज होती है आगे जाके, एक तो इंटरनल एनर्जी के बारे में और एक जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बारे में, तो ध्यान से उसको समझिएगा अच्छे से। टॉपिक का नाम है इंथैल्पी। ठीक है, इंथैल्पी नोट किसे करते हैं हम इसको? एच से नोट करते हैं, एच से। ठीक है, देखिए ये भी एक तरह की एनर्जी है सिस्टम के पास, क्या है वो हम समझना है। देखिए जनरली जितनी भी हमारे आसपास की प्रोसेस हो रही हैं, चाहे वो बाहर हो या बॉडी के अंदर हो हमारे, जनरली वो सभी एक कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो हमारा नॉर्मली हम कांस्टेंट रखते हैं 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, जितनी भी प्रोसेस हमारी हो रही है वो एट कांस्टेंट प्रेशर हो रही है। और अगर वो एट कांस्टेंट प्रेशर हो रही है तो जो हीट में चेंज आएगा, जो इंथैल्पी, जो मतलब हीट में चेंज आ रहा है सिस्टम की, वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आती है। ओके, ये बात आप समझ लीजिए पहले तो, कि अगर हम कोई प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं ना, कांस्टेंट वॉल्यूम, हम कांस्टेंट प्रेशर अगर किसी प्रोसेस को कर रहे हैं, और जनरली हम दोनों में जितनी प्रोसेस हम पढ़ते हैं वो सारी प्रोसेस हम एट कांस्टेंट प्रेशर ही करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा है 1 एटमॉस्फेरिक, तो उस वजह से जो सिस्टम में हीट चेंजेस आते हैं, वो हीट चेंजेस आपके एट कांस्टेंट प्रेशर आ रहे हैं, तो उसको हम इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज उसमें सिर्फ इंटरनल एनर्जी में सिस्टम की चेंज नहीं होता है, बाकी चीजें भी साथ में इन्वॉल्व हो रही है। तो वही आपको मुझे आज थोड़ा सा पहले समझाना है, तो उसके हिसाब से आपको अपने आप समझ में आएगा कि हाँ सर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, होता ये है, मान लीजिए मेरे पास वही एक सेम कंटेनर लेके चल रहे हैं, और इस कंटेनर के अंदर वही गैस भी है। ठीक है, और इस गैस को हमने बंद किया हुआ है, किसमें? पिस्टन के अंदर हमने इसको बंद किया हुआ है। तो ये हमने पिस्टन ले लिया इस तरीके से। ठीक है, ये आपका एक पिस्टन हो गया, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं या अपने आप एक्सपेंड हो सकता है। अब देखिए बाहर वाला जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लेके चल रहे हैं वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और वो हम क्या मान के चल रहे हैं, वो हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक रहता भी है नॉर्मली। जो प्रोसेस हमारी होती है सारी हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मान के चलते हैं। अब देखिए होता क्या है, इस प्रेशर, अगर ये प्रेशर जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा है, ये अगर गैस को लगता है कि गैस का प्रेशर उससे ज्यादा है 1 एटमॉस्फेयर से, तो नॉर्मल सी बात है कि वो क्या करेगी, वो पिस्टन को ऊपर की तरफ फेंकेगी। किसके अगेंस्ट? इस प्रेशर के अगेंस्ट, जो कि एक कांस्टेंट प्रेशर है ना। तो उससे क्या होगा, ऐसा करने के लिए वर्क डन तो कर रही है, नॉर्मल सी बात है, वर्क डन तो कर रही है तरीके का, तो ऐसा करने के लिए नॉर्मल सी बात है उसकी एनर्जी में चेंज तो होगा सिस्टम की, गैस की, क्योंकि वो वर्क डन कर रही है। क्या वर्क डन कर रही है? एक्सपेंड होने का वर्क डन कर रही है, ऊपर जाने का वर्क डन कर रही है। किसके अगेंस्ट कर रही है? इस प्रेशर के अगेंस्ट कर रही है, जो कांस्टेंट है। तो सिर्फ क्या चेंज हो रही है? वॉल्यूम चेंज हो रही है। देखिए नॉर्मल सी बात है, वर्क डन किया है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में तो चेंज होगा, क्योंकि हीट इवॉल्व तो होगी, ये तो लेगा या देगा। लेकिन साथ में क्या हो रहा है, साथ में ये वर्क डन भी कर रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, हमारा चेंज इन वॉल्यूम भी कर रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो प्रोसेस हमारी हो रही है, ये इस प्रोसेस में जो हीट चेंजेस हो रहे हैं वो एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए गैस को मैं कंप्रेस करता हूं, तो ये जो प्रेशर हमारा है ये गैस को कंप्रेस करेगा, ये तो कांस्टेंट है, वो एटमॉस्फेरिक है, यानी कि फिर दोबारा से चेंज किस में होगा? वॉल्यूम में, वॉल्यूम में चेंज होगा गैस की, है ना। इसका मतलब जब कोई सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन कर रहा है, तो उस दौरान जो हीट में चेंजेस आएंगे उससे सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, साथ में कुछ ना कुछ वर्क डन भी हो रहा है। तो उसी फंक्शन को नाम दिया गया बेटा H। तो H क्या है? H इज द चेंज इन हीट, चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हम ये बोल सकते हैं चेंज इन द हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं हम? इंथैल्पी बोल सकते हैं। दैट मींस कि इंथैल्पी में क्या होता है, इंथैल्पी अगर किसकी होती है? इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो, साथ में जो प्रेशर और वॉल्यूम का वर्क हो रहा है
वो। तो जनरली सी बात देखिए, जब इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहां हम लिखेंगे डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी दैट इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया है तो इसको मैंने ऐसे लिखा है। अब क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है दैट मींस कि डेल्टा पी क्या होगा जीरो, तो ये टर्म तो जीरो हो गई। दैट मींस के बाद डेल्टा एच क्या बचा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। दैट मींस कि किसी भी सिस्टम की इंथैल्पी में जब चेंज होगा तो एक्चुअल में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा और साथ में क्या होगा, वर्क डन भी होगा। ठीक है, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर। पी डेल्टा वी क्या होता है, वर्क डन तो होता है ना। तो यहां से वो कह रहा है कि जो ये सिस्टम की इंथैल्पी में चेंज है एक्चुअल में ये सिस्टम की हीट ट्रांसफर हो रही है और उस ट्रांसफर की वजह से एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा और साथ में क्या होगा, वर्क डन भी होगा। तो एट कांस्टेंट, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम ले लूं, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम ले लूं तो देखिए डेल्टा वी क्या हो गया, जीरो हो गया। डेल्टा वी जीरो हो गया तो फिर तो ये दोनों इक्वल ही हो गए, है ना। तो अगर कोई सिस्टम क्लोज है, अगर कोई सिस्टम क्लोज है, क्लोज सिस्टम है, क्लोज कंटेनर है, क्लोज वेसल है, अगर वो वेसल बंद हो गई, बिल्कुल ही क्लोज है, तो नॉर्मल सी बात है उस केस में डेल्टा वी क्या होगा, जीरो होगा। डेल्टा वी जीरो होगा तो दैट मींस कि उस केस में डेल्टा है तो डेल्टा वी क्या होंगे, सॉरी डेल्टा यू क्या होंगे, सेम होंगे। तो एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि इन द केस ऑफ क्लोज वेसल वो क्या हो सकते हैं, दोनों इक्वल हो सकते हैं, बिकॉज डेल्टा वी उस केस में क्या होगा, आपका जीरो होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके रिएक्टेंट्स में कोई भी गैस नहीं है, कोई भी गैसियस स्पीशीज नहीं है, ना तो रिएक्टेंट साइड ना प्रोडक्ट साइड, और सिर्फ सॉलिड है, लिक्विड है या सॉल्यूशंस है, तो उस केस में भी जो चेंज इन वॉल्यूम हम मान के चलते हैं वो बिल्कुल नेग्लेजिबल मान के चलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कब, जब हमारा सॉलिड, लिक्विड या सॉल्यूशंस अगर इन्वॉल्व है, गैस इन्वॉल्व नहीं है पूरी प्रोसेस के दौरान, तो उस केस में वॉल्यूम जो चेंज होती है हमारी वो बिल्कुल नेग्लेजिबल होती है। उस केस में भी हमारा जो डेल्टा एच है और डेल्टा यू जो है वो क्या बन जाते हैं, हमारे इक्वल बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो बात समझनी है, सबसे पहले आपको बात ये समझनी है कि जो आपका एंथैल्पी चेंज होता है एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में आपका वो हीट चेंज हो रही है, या तो हीट एब्जॉर्ब करेगा या हीट गेन करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम की एक तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा और साथ में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो दो बातें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एक चीज और हो सकती है आपकी, लेकिन वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं कि डेल्टा एच और डेल्टा यू कब इक्वल हो सकते हैं और कब इक्वल आपके नहीं हो सकते हैं। फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई डेल्टा एच क्या है। ठीक है, तो ये भी सकते हैं कि जो एच डेल्टा एच है ना, या कोई रिएक्शन है हमारी, मान लीजिए ए प्लस बी से सी प्लस डी कोई रिएक्शन हमारी हुई है, तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमें चेंज इन एंथैल्पी निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ द इन सब का, इसकी एंथैल्पी इसकी एंथैल्पी, तो इनकी एंथैल्पी का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एंथैल्पी, इनका सबका सम माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, किसी प्रोसेस के लिए एंथैल्पी में चेंज निकाल सकते हो। ठीक है, तो एच क्या है हमारा, ये एंथैल्पी किसकी, प्रोडक्ट की, और ये क्या है एंथैल्पी किसकी, रिएक्टेंट की। कितने भी रिएक्टेंट हो, जितने भी प्रोडक्ट हो, सबको ऐड कर लीजिए और उसकी आप एंथैल्पी इस तरीके से निकाल सकते हो। तो आइए आपको एंथैल्पी, आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि एंथैल्पी क्या होता है। ये रिलेशन आपके बहुत काम के हैं, तो इस रिलेशन को और इस रिलेशन को तो गांठ बांध के याद कर लीजिएगा क्या होता है, क्यों होता है, वो भी आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे करते हैं काम को। देखिए थोड़ा सा आपको एक बढ़िया बात बताता हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर हीट में चेंज हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम डेल्टा एच बोलते हैं, है ना। फर्स्ट ला क्या कहता है हमें, डेल्टा यू क्या होता है हमारा, क्यू प्लस या क्यू माइनस, जो भी आपको करना है, माइनस पी डेल्टा फी। अब अगर मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम रखता हूं तो ये टर्म जीरो, तो इसका मतलब अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंथैल्पी में चेंज होगा, सॉरी हीट में चेंज होगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। तो ये दो बातें आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि अगर एट कांस्टेंट प्रेशर हीट चेंज हो रही है दैट मींस कि वो एंथैल्पी में चेंज लेके आएगी, और अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट चेंज हो रही है तो आपका चेंज डेल्टा यू लेके आएगी, और दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, वो दो कंडीशन तो मैंने आपको बता दी। एक तो जब क्लोज वेसल होगा, दूसरा जब उसमें कोई भी गैसियस स्पीशीज इन्वॉल्व नहीं होगी। ओके ठीक है, चलिए अब एक रिलेशन ढूंढते हैं। वैसे तो रिलेशन कोई मुश्किल चीज नहीं है, बट फिर भी हम एक रिलेशन ढूंढ सकते हैं डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में। वैसे तो मैंने आपको प्रूव कर ही दिया कि क्या रिलेशन हमारा होता है, फिर भी इसका हम डेरिवेशन एक कर सकते हैं।
ठीक है, कैसे? देखिए मान लीजिए कोई गैस थी मेरे पास, ठीक है, उसकी पहले वॉल्यूम कितनी थी, VA थी। अब क्योंकि नॉर्मल से हमने अवोगाड्रो लॉ पढ़ा है, तो अवोगाड्रो लॉ में ये कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर जो वॉल्यूम होती है वो नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फिर आइडल गैस, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी गैस के प्रेशर कांस्टेंट हम रख रहे हैं, टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि NaRT के इक्वल वो होगा। अब उसकी हमने वॉल्यूम चेंज कर दी, तो नई वॉल्यूम हमारे पास कितनी हो गई, VB हो गई, ठीक है। तो प्रेशर तो अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन अगर कि अवोगाड्रो लॉ को फॉलो करेगा तो नंबर ऑफ मोल B होगा यहां पर, क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है ना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम इसका डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, तो P VB माइनस VA, यहां से डिफरेंस P कॉमन निकल गया हमारा, यहां से क्या होगा NB माइनस NaR और T, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या बनता है, इसको मैं लिख सकता हूं P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N ऑफ गैस एंड RT, ठीक है। तो हम P डेल्टा V की जगह मतलब ये चीज लिख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था कि डेल्टा H क्या होता है हमारा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के इक्वल होता है। तो P डेल्टा V की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N G R T, ठीक है। यह तो बात समझ में आ गई। डेल्टा H हम किसके लिख सकते हैं, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा U किसे लिख सकते हैं, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू डेल्टा N G और RT। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो इक्वेशन है ये हमें केमिकल रिएक्शन पर ही अप्लाई करनी है, और यहां पर जो A और B मैं आपको बता रहा हूं ये आपको जो चेंज दिखाना है ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में दिखाना है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो रिएक्टेंट 2 है, ये गैस फॉर्म में है, इससे मैंने B बना लिया, ये भी गैस फॉर्म में है, तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1, इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2, तो पूरी प्रोसेस के दौरान नंबर ऑफ मोल में चेंज कितना आया है -1 का, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे -1, बाकी सभी वैल्यू गिवन होंगी, और इस तरीके से आपको जो भी पूछ रखा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये मेथड जो है या ये वाला जो रिएक्शन है ये हम किसके लिए अप्लाई करते हैं, केमिकल रिएक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये रिलेशन आपको बहुत काम आएगा भी आगे न्यूमेरिकल्स में, इसको ध्यान रखिएगा कि क्यू भी हमारा किसके इक्वल होता है, ठीक है। आज चलिए, तो ये तो हमने बातें सीख ली। यहां से देखिए, यहां से साफ दिख रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर को 0 कर दूं, टेम्परेचर को 0 कर दूं, तो ये सारी टर्म क्या हो गई 0 हो गई, ये सारी टर्म 0 हो गई, तो ये दोनों क्या सॉरी ये दोनों क्या हो गए आपके इक्वल हो गए, है ना। ये भी कर सकते हैं हम। अच्छा और क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं डेल्टा NG को 0 कर दूं, T तो टेम्परेचर तो 0 होने से रहा, अगर मैं डेल्टा NG को 0 कर दूं तो उस केस में डेल्टा H और डेल्टा U क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसी कोई प्रोसेस जिसके दौरान चेंज इन नंबर ऑफ मोल इक्वल है, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, और इससे मान लेते हैं कि 2HCl बनता है, ये भी गैस बनती है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1 + 1 2, इसके भी कितने हैं 2, तो चेंज कितना हुआ 0 का। दैट मींस कि इस केस में आप डेल्टा H निकाल लीजिए या डेल्टा U निकाल लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो ये बात आपको समझानी थी मुझे कि किन किन केसेस में आपके जो है डेल्टा H और डेल्टा U इक्वल हो सकते हैं। तो मैं दोबारा से लिख रहा हूं। पहली सिचुएशन क्या थी कि हमारा जो कंटेनर है वो हमारा इक्वल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, उस केस में क्या होगा डेल्टा V 0 होगा। दूसरी सिचुएशन क्या बताई मैंने आपको कि हमारा जो केमिकल स्पीसीज है, अगर कोई भी गैस नहीं है, नो गैसेस स्पीसीज, उस केस में भी वॉल्यूम में चेंज नेग्लिजिबल होता है, हम 0 ही मान लेते हैं, ठीक है, उस केस में आ सकता है। तीसरी सिचुएशन में क्या होता है, अगर डेल्टा NG ही 0 हो जाए, तो इन 3 सिचुएशंस में आपका जो है डेल्टा U और डेल्टा H आपस में हम इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए इसको साफ कर लें, अब थोड़ा सा टॉपिक आपको आगे बताते हैं। इसके बाद नॉर्मल सी बात है, आगे तो आपको दिखता है भी डेल्टा H और डेल्टा U इक्वल कहां नहीं होंगे, बहुत सी सिचुएशंस की वजह से डेल्टा U भी 0 नहीं होगा, या डेल्टा N की वैल्यू हो सकता है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। उस केस में देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा जो NG की वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस कि वो पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो उस केस में डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, हमेशा डेल्टा U से ज्यादा होगी, क्योंकि डेल्टा H कैसे आएगा, डेल्टा U में कुछ ऐड हो गया आएगा ना, और अगर चेंज इन नंबर ऑफ मोल
लेस देन 0 है तो उस केस में क्या होगा, हमारा डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा डेल्टा यू से कम होगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि डेल्टा एच और डेल्टा यू अगर इक्वल नहीं है तो नॉर्मल सी बात है तो ज्यादा होगा, या कम होगा तो किस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट बताता हूं आपको। चेंज इन एंथैल्पी कैसा फंक्शन है? इट इज ए स्टेट फंक्शन। ठीक है, ये बात आपको मैंने पहले बताई थी, इट इज ए स्टेट फंक्शन। इसके अलावा इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये 2 बातें भी आपको ध्यान में रखनी है कि डेल्टा एच और डेल्टा एच जो होता है आपका, वो आपका एक स्टेट फंक्शन भी होता है और आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी कहलाती है। ठीक है, चलिए जी, ये आपका टॉपिक हो गया एंथैल्पी का। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा कि एंथैल्पी क्या होता है। आज मोस्टली केसेस में हम एंथैल्पी जो कैलकुलेट करते हैं वो हम एट स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी मानते हैं हम? जहां पर आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार हम लेंगे नॉर्मली। ठीक है, या 1 एटमॉस्फेयर भी ले सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं दोनों में। ये हम ले सकते हैं। टेम्परेचर आपका पता ही है आपको, 298 केल्विन हम ले सकते हैं। उन कंडीशंस में अगर आप एंथैल्पी कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको हम स्टैंडर्ड कंडीशंस बोलते हैं, और उस केस में हम उसको डिनोट करते हैं नोट से। तो कोई भी चीज अगर ऊपर नोट लगा हुआ है दैट मींस कि वो स्टैंडर्ड बताया गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। चलिए जी, इंथैल्पी भी आपका हो गया टॉपिक खत्म। अब आते हैं एक बढ़िया वाले टॉपिक में, मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। हाँ, ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बट मुझे बहुत थोड़ा मजा आता है पढ़ाने में, उसको पता नहीं क्यों। तो चलिए वो पढ़ते हैं, उसको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बहुत सारे, और फिजिक्स में भी आपको थोड़ा सा टॉपिक, थोड़ा फिजिक्स में थोड़ा सा वो आपको एडवांस मिलता है। केमिस्ट्री में उसको इतनी जरूरत नहीं पड़ती एडवांस अभी आपके इस लेवल पे पढ़ाने की, बट फिजिक्स में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो वहां से भी आप कर सकते हो कि हाँ ये सब ने बताई थी बातें, तो उसमें थोड़ा सा ऐड कर रखा है बस हमें। ठीक है, चलिए इसको साफ कर लें। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है, बहुत ही मजेदार टॉपिक आपका है, और वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये हीट कैपेसिटी क्या होता है, यही आपको मुझे आज समझाना है। हीट कैपेसिटी, ठीक है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई चीज है जिसे मुझे गर्म करना है। पानी ले लेते हैं हम, ठीक है, सर्दियों में पानी गर्म करते हैं ना, तो ये पानी ले लिया मैंने, ठीक है, ओके। और ये लगा दिया इसके नीचे बर्नर, ठीक है, ये इसके अंदर डाल दिया थर्मोमीटर, ठीक है, ओके जी। तो हमारी पानी गर्म होने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मैंने क्या किया, मैंने इसके टेम्परेचर को, मान लीजिए शुरू में टेम्परेचर जो था स्टार्टिंग में वो 10 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था 10 डिग्री सेल्सियस था। तो मुझे इसका टेम्परेचर मैंने गर्म किया तो इसका टेम्परेचर पहुंच के 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। अब टेम्परेचर कितना हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो नॉर्मल सी बात है कि इस टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए हमने क्या किया हुआ, इसको हीट दी है, हीट किया है ना, तभी तो पानी गर्म हुआ है। तो वो आपसे कहता है कि किसी भी सिस्टम को, पानी हमारे यहाँ पे सिस्टम है, किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जितनी हीट लग रही है, किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज करने, कितना चेंज करने के लिए। अब नॉर्मल सी बात है भाई, हर एक में कुछ अलग अलग चेंज होगा, 10 से 15 भी हो सकता है, 10 से 20 भी हो सकता है, नहीं, उसने कंडीशन डिसाइड कर दी। यहां पे कितना चेंज दिख रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस का चेंज दिख रहा है। तो वो कहता है भाई 15, मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस के लिए जो हीट लगी वो हमारे पास 200 जूल लगी। हमने मान लिया ऐसा कि भाई 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब हमारा चेंज हुआ तो उसके लिए उसका 200 जूल हीट लगी होगी। वो कहता है कि भाई हम नॉर्मल सी 10 से ज्यादा 25 तो गया नहीं होगा, 10 से 11 भी गया होगा, 11 से 12 भी गया होगा, 12 से 13 भी गया होगा। तो कह रहा है कि कम से कम 1 डिग्री के लिए पता कर लो, कम से कम 1 डिग्री के लिए पता कर लो। अगर हमें 1 डिग्री के लिए पता है तो नॉर्मल सी बात है हम कितने भी डिग्री के लिए निकाल सकते हैं, या उल्टा भी कह सकते हो आप इस बात को। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि अगर मुझे 15 डिग्री सेल्सियस के लिए इतनी हीट लगती है तो 1 डिग्री सेल्सियस के चेंज लाने के लिए इतनी लगेगी, ये उसकी हीट कैपेसिटी हो गई। कह रहा है कि 200 जूल हीट लगती है अगर टेम्परेचर को 15 डिग्री सेल्सियस तक चेंज करना है। तो अगर मुझे टेम्परेचर को चेंज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो मैं 15 से क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये वो हीट है जो हमने सिस्टम को सप्लाई करी है, और ये क्या है, चेंज है जो सिस्टम का
टेम्परेचर चेंज हुआ है उतनी हीट प्रोवाइड करने में, एंड दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या है कि किसी भी यहां से जब इसको सोल्व करें तो क्या आएगी, हीट ही आएगी। अगर मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करता हूं तो 15 कम 15 15 45 और फिर 3 तो 13.33 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। मतलब ये हमारी हीट है जो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज लाने के लिए हमें यूज करनी पड़ती है। तो ये जो हीट हमें देनी पड़ी है किसके लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, उसी को बेटा हम हीट कैपेसिटी उसकी कहेंगे। तो हीट कैपेसिटी क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, या चेंज कर सकते हैं हम, रेज वैसे रेज ही कहेंगे, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, कितना, अप टू 1 डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, 1 डिग्री केल्विन लीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अभी कुछ भी ले सकते हो आप, डिग्री सेल्सियस ले सकते हो, डिग्री केल्विन, दोनों में सेम आएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ 1 डिग्री लिख रहा हूं, ठीक है, 1 डिग्री इज कॉल्ड इट्स हीट कैपेसिटी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो किसी भी सिस्टम को कितनी हीट चाहिएगी ताकि उसका टेम्परेचर कम से कम 1 डिग्री चेंज हो जाए, उसको हम उसकी हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं। तो अलग अलग सिस्टम की हीट कैपेसिटी नॉर्मल सी बात है अलग अलग होगी। कोई चीज ऐसे इसको गर्म करने में टेम्परेचर ज्यादा हीट ज्यादा नहीं पड़ती है उसी टेम्परेचर को लाने के लिए, और किसी सिस्टम को हीट कम देनी पड़ती है, टेम्परेचर उतना ही चेंज करना है, टेम्परेचर मान लीजिए 15 ही चेंज करना है, लेकिन पानी शायद 200 जूल हीट देने पे इतना टेम्परेचर पहुंच गया हो, पानी का जो टेम्परेचर है चेंज वो 200 जूल हीट देने में हो गया हो। लेकिन शायद पेट्रोल है, पेट्रोल को शायद इतनी हीट ना देनी पड़े, कम हीट में काम चल जाए, है ना। तो अलग अलग सब्सटेंस की जो हीट कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। इट मींस की हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है बेटा, हीट कैपेसिटी इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है, एंड नॉट amount of the system, अब ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड ना करे, उसको क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारी कैसी प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। याद तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा चलिए उसके बाद यहां तक कोई दिक्कत आई आपको, नहीं आई, चलिए। अब अमाउंट नहीं पता बेटा हमें, अगर मैं अमाउंट भी अब साथ में ले लूं भाई, कम से कम दोनों का अमाउंट मैंने सेम कर दिया, मान लीजिए मैं 1 ग्राम तो लोहा लेता हूं और 1 ही ग्राम मैं लकड़ी लेता हूं, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर मुझे 15 डिग्री सेल्सियस ही चेंज करना है, दोनों का अमाउंट अपने 1 ग्राम ले लिया। अब हो सकता है कि इसको जो हीट लगी हो ज्यादा लगी हो, इसको जो हीट हो कम लगी हो, तो अगर साथ में अब हम सिस्टम का अमाउंट भी अगर ले रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, नॉर्मल सी बात है कि हमने मास कितना ले लिया, 1 ग्राम ले लिया, ठीक है, कितना ले लिया, 1 ग्राम ले लिया, ठीक है। देखिए 1 ग्राम तो मान रहे हैं ना, हो सकता है स्टार्टिंग में इसका 50 ग्राम लिया हो भाई, 50 ग्राम आयरन के टेम्परेचर को 15 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए 200 जूल जो हीट है वो लगी है। लेकिन मुझे चेक करना है भी, अगर मैं 1 ग्राम आयरन लेता और उस 1 ग्राम आयरन का टेम्परेचर मैं इतना ही चेंज करता तो उसको लिए मुझे कितनी हीट देनी पड़ती, मतलब यहां पर बात अब अमाउंट पर आ गई, है ना। तो वो आपसे क्या कर रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 1 gram system up to 1 degree is called its heat capacity, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 50 ग्राम है तो 50 ग्राम आयरन की जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी बोल रहा हूं, 50 ग्राम आयरन की जो हीट कैपेसिटी है वो मान लीजिए कि 200 जूल पर केल्विन है या पर डिग्री सेल्सियस है, जो भी आपको यूज करना है। तो 1 ग्राम के लिए कितनी होगी, 200 डिवाइड बाय 50,
तो मैंने क्या किया, हीट कैपेसिटी को, उसी सिस्टम की हीट कैपेसिटी को उसके मास से डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये हीट कैपेसिटी का सिंबल होता है वो सी यूज करते हैं बेटा हम, ठीक है। स्पेसिफिकली आप एस भी यूज कर सकते हो, स्मॉल एस, वरना सी ही यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है बस अब, तो सी क्या बना हमारे पास यहां से, मैं इसका फॉर्मूला बताया क्या आपको भाई, चलिए सी क्या बना, देखिए यहां से कितनी हीट हमने दी है टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, क्यों क्या था, हीट चेंज कितना था टेम्परेचर का 15 डिग्री सेल्सियस, तो जितना टेम्परेचर में चेंज हुआ है और जितनी उसके लिए हीट लगी है उसको डिवाइड कर दीजिए, उसको क्या मिल जाएगी आपको, उसकी हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। अगर मैं इसी हीट कैपेसिटी को किससे डिवाइड कर रहा हूं, सिस्टम के मास से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, और उसको मैंने डिवाइड किससे कर दिया, मास से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई, ठीक है। तो वो थोड़ा साफ कर लेते हैं और दोबारा थोड़ा सा आपको अच्छे से बताते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो दोनों बातों में आपको फर्क समझ में आया। नॉर्मल हीट कैपेसिटी में हम सिस्टम के मास को नहीं चेक कर रहे हैं, लेकिन मतलब मास पे डिपेंड वो कर ही नहीं रही है कहीं से भी, है ना। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे हम क्या कर रहे हैं कि जो नॉर्मल हीट कैपेसिटी थी उसी को हमने मास से भी डिवाइड कर दिया ना। तो यहां से अगर आपको हीट निकालनी हो तो हीट कैपेसिटी यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, तो ये एक फॉर्मूला आपके लिए बन गया जो आप सोल्व क्वेश्चन करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर हम सिस्टम का अमाउंट ग्राम में ना लेके मोल में ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम सिस्टम का अमाउंट ग्राम में ना लेकर मोल में ले रहे हैं तो ऐसे हीट कैपेसिटी को क्या बोल देंगे हम, मोलर हीट कैपेसिटी बोल देंगे, और इसके लिए सिंबल करेंगे सी एम, ठीक है, क्या यूज करेंगे, सी एम। तो सी एम क्या बनेगा, सेम वही बात, कितनी हीट दी है, कितना टेम्परेचर करने के लिए और कितने मोल के लिए, तो इनटू में हम यहां पर एन लिख लेते हैं, एन इज द नंबर ऑफ मोल, एक मोल के लिए आ जाएगा ना, ठीक है, एक मोल के लिए आ जाएगा। तो भाई एक मोल के लिए निकालना ही होती है कि एक मोल कोई सिस्टम है उसकी टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जितनी हीट लगेगी उसको उसकी मोलर हीट कैपेसिटी बोल देंगे। तो यहां से हम क्यों निकाल सकते हैं, यहां से भी क्या आएगा, एन इंटू में सी एम इंटू में डेल्टा टी। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको काम आ सकते हैं, वो आपको देखना है कि आपको क्या दिया हुआ है। अगर स्पेसिफिक दे रखा है तो मास होना जरूरी है, और अगर मोलर दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल होने जरूरी है। तो ये दो तरह की हीट कैपेसिटी और होती हैं, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपको मुझे ये बताना है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी है, वो दोनों आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगी, ठीक है। ये बात आपको मुझे आज कमेंट्स में बतानी है कि सर हमें ये बात समझ में आ गई। रीजन दीजिएगा आपके पास रीजन हो तो, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये मुझे आपने मुझे आज कमेंट्स में जरूर से जरूर बताना है, वरना इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा ही, लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है, फॉर्मूला आपके सामने है, आप फॉर्मूलों से भी पता कर सकते हो कि हीट कैपेसिटी किस तरह की प्रॉपर्टी आपकी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आज हीट कैपेसिटी के बारे में आपको बताया, और भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना काफी है, बहुत है, इतना पढ़िए आप अच्छे से, समझिए इनको अच्छे से। और भैया जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं उनको इन्फॉर्म कर दूं कि इन टॉपिक से रिलेटेड डीपीपी भी आपको मिलती है, लेकिन वो डीपीपी मैं यहां लिंक नहीं दे रहा हूं उसका, उसके लिए आपको उसका व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको हर चैप्टर की डीपीपी भी मिल रही है साथ में सोल्व करनी, जो टॉपिक हमारा होता है उस टॉपिक से रिलेटेड डीपीपी आपको मिल रही है, ताकि आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सोल्व कर सको और उससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। तो वहां डाउट्स भी ले जाएंगे आपके, उन क्वेश्चंस के जो आप क्वेश्चन पूछोगे उनमें डाउट्स भी ले जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, पढ़िए अच्छे से, मजे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं, जितनी मुझे आ सकती है उतनी मैं पढ़ा रहा हूं बेटा। अब ज्यादा तो नॉर्मल सी बात है, पूरा भगवान तो कोई बन नहीं सकता है, जितना मैंने सीखा है वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए कैमरे के साथ, द बेस्ट।